सीएम योगी की खरी खरी नहीं चलेगी माफियागिरी। जी हां, एक बार फिर से सीएम योगी ने यह संदेश दिया है देवरिया से और एक बार उन माफियाओं को, उन मंचलों को, उन गुंडों को याद दिला दिया कि तुमने जरा भी 19-20 किया तो यमराज तुम्हें अगले मोड़ पर मिलेगा। जी हां, आज हमारी खास पेशकश है। मैं आपके साथ पूजा सिंह और मेरे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये बात जो सीएम योगी ने कही है देवरिया में, साथ ही साथ कुछ और भी बातें उठाई हैं, बहुत सी पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने एक बार फिर से जो है हिंदू युवा वाहिनी का जिक्र किया है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सीएम योगी ने, ये दूसरी बार था देवरिया में मौका जब हिंदू युवा वाहिनी को जो है कोट किया, मेंशन किया। इससे पहले महाराजगंज में भी उन्होंने जिक्र किया था और ये दूसरी बार किया है। और एक सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या वजह है सीएम योगी को हिंदू युवा वाहिनी की एक बार फिर से याद आ रही है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के अंदर जब जो इस वक्त चल रही है हलचल, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन के अंदर बहुत सी चीजें बदलेंगी, बहुत से दल जो हैं वो आपस में एक साथ आएंगे और जो एक साथ हैं वो कहीं ना कहीं अलहदा नजर आएंगे। हम यहां पर इंडिया गठबंधन की भी बात कर रहे हैं क्योंकि मनमुटाव चल रहा है समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो है वो इस बात से नाराज है कि कांग्रेस जो है लगातार बहन जी से मिलने की कोशिश क्यों कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीएम योगी ने एक बार फिर से गुंडे माफियाओं को यह समझा दिया है कि तुमने जरा भी अगर कुछ गलत किया तो यमराज तुम्हें अगले मोड़ पर मिलेंगे, ये बात हर बार सीएम योगी कहते हैं, याद दिलाते हुए उनको जो कहीं ना कहीं प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है। देखिए, जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था ही योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है, जो उन्होंने 2017 के बाद से निरंतर उत्तर प्रदेश में एक सभी वर्ग के लिए, सभी जो है आप कहें कि सभी वर्ग संप्रदाय, सभी जातियों के लिए, सभी समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए जो सुरक्षा सुनिश्चित की वो अपने आप में अद्वितीय है। तो ये उनकी सबसे बड़ी जो है ताकत है और इसलिए ये बार बार लोगों को वो याद दिलाते हैं, बार बार माफियाओं को वो याद दिलाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में वापस आपने नजर दिखाई तो आपका अंजाम बुरा होगा। और ये बात वो किसी भी स्तर पे जाके कहते हैं। उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा जी, और वो उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे में ये बहुत साफ है कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में जहां ये माना जाता था कि जो संगठित अपराध है वो राजनीति को नियंत्रित करने लगा था उत्तर प्रदेश, जो माफिया हैं, बाहुबली हैं, वो राजनीति किस दिशा में जाएगी, उसकी क्या नीति होगी जी, क्या जो है अन्य नीतियां, वो माफिया बाहुबली तय करने लगे थे। ऐसे में सड़कों पे जो आम जन, महिलाएं, बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, वो अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो वो ये बात बार बार दोहराते हैं कि उनका जो शासन व्यवस्था है उसमें कानून व्यवस्था बहुत प्रमुख जो है भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि वो बार बार ऐसा कह के, देखिए ये केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं था उत्तर प्रदेश के लिए, एक बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा था। तो ये कह के माफियाओं को चेतावनी देकर वो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो निवेशक हैं उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आपकी पूंजी अगर आप उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो सुरक्षित रहेगी। तो ये मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थापना करना ये सबसे बड़ा जो है उनका आर्थिक हस्तक्षेप था उत्तर प्रदेश के विकास में जी। प्रोफेसर साहब, थोड़े से आंकड़े भी मेरे पास हैं जो मेंशन करना चाहूंगी, अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगी कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार गई है और उत्तर प्रदेश में योगी राज आया है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ये गुंडे माफियाओं का, मंचलों का हुआ क्या है, क्या कुछ एक्शन लिया गया।
अब तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2017 से लेकर अब तक 17,000 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं। इसके अलावा 290 के करीब जो है माफिया गुंडे जो हैं ढेर किए गए हैं। घायलों को की अगर संख्या बात करते हैं तो 11,800 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, मुठभेड़ हुई है, घायल भी हुए हैं, और गिरफ्तारियां 34,000 से ज्यादा हुई हैं। यानी कि इसमें वो अपराधी भी है जो संगठित अपराधी हैं, यानी कि जो किसी भी तरह के क्राइम में क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं वो भी हैं। तो 34,000 गिरफ्तारियां बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन आंकड़ों पे प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा, एक जंगल राज जैसी स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, और जो बड़े बड़े राजनेता थे, वो जो ये माफिया थे, जो बाहुबली थे, उनके आगे नतमस्तक थे, और इस पूरी राजनीतिक संस्कृति को ही उलट दिया योगी आदित्यनाथ। कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति ये है कि अगर कोई अपराधी है, वो कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी राजनीतिक रूप से सशक्त हो, उसके साथ जो है कानून एक व्यवहार करेगा और उसको कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। और यही वजह है, जैसा आपने कहा कि आंकड़े दर्शाते हैं कि 36,000, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो आलोचनाएं रही हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल इनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है जो ये कार्य है कि मतलब जो है संविधान और न्याय के प्रक्रिया के बिना फॉलो किए ये कार्य किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि अगर कोई अपराधी पुलिस पे बंदूक लेके हमला करेगा तो उसका जवाब पुलिस उसको बंदूक से ही देगी। और ये उन्होंने बार बार बिना किसी आप कहें कि एकदम स्पष्टवादिता से, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने ये बात कही है, जो कभी राजनीति में लोग डरते थे ये बातें कहने से, लेकिन निर्भीक होकर उन्होंने अपने मन की बात कही है और उन्होंने कर दिखाया है। जमीन पे आप जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं उनसे आप पूछिए, चाहे वो एनसीआर हो, नोएडा, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद का क्षेत्र हो, या जो है बाकी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल से लेके बुंदेलखंड तक, सभी जगह जो माफिया है वो या तो उत्तर प्रदेश, लेकिन एक यहाँ पे दिलचस्प पॉइंट और है कि ये तमाम बातें प्रदेश का हर गुंडा जानता है कि भाई अगर हमने उत्तर प्रदेश में क्राइम किया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए कई जो आतंकी हैं, कई जो क्रिमिनल्स हैं वो उत्तर प्रदेश से भागते हैं, बल्कि कहते हैं कि हमें जेल में डाल दो, हमारी बेल कैंसिल कर दो, हमें बचा लो। लेकिन क्योंकि उनको लगता है कभी भी उनका इनकाउंटर हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सीएम योगी हमेशा हर मंच से इस बात को दोहराते हैं कि भाई जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो क्या जरूरत महसूस होती है कि सीएम योगी को हर बार हर मंच से ये बात कहनी पड़ती है, दोहरानी पड़ती है? क्या जनता को वो ये महसूस कराना चाहते कि उनके राज में सब कुछ ऑल इज वेल? और दूसरी चीज ये है कि जो खासतौर से बेटियों की वो बात करते हैं कि वो बेटियां सुरक्षित हैं, तो ये किस तरह का मैसेज, हर बार एक ही तरह का मैसेज, आज भी अगर हम देवरिया की बात करते हैं तो उन्होंने इसी तरह का मैसेज दिया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे वो विधानसभा में उनका भाषण हो, चाहे किसी देवरिया और अन्य जगहों पे जनसभा में उनका भाषण, वो ये बात दोहराने के पक्ष पीछे जो है दो प्रमुख बातें हैं। पहली कि वो आम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज भी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो सशक्त है, आज भी अब शासन का इकबाल है। और दूसरी तरफ वो उन माफियाओं, अपराधियों को भी चेतावनी देते हैं कि अगर आपने सोचा कि चुनाव आ रहे हैं और अगर आपको गलतफहमी हुई कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा और अगर इस बीच में आपने कोई आपराधिक गतिविधि की तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा पहले अपराधियों के साथ किया गया। और ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, ये लोगों को याद दिलाता है कि आप किस प्रकार के सामाजिक वातावरण में जी रहे थे उत्तर प्रदेश में। कभी उत्तर प्रदेश में आम जनमानस को सड़कों पे डर लगता था, आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं को सड़कों पे आने पे में डर लगता है। तो ये परिवर्तन, ये लोगों को बार बार एहसास दिलाने की वो कोशिश करते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, जो कानून का शासन है,
उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। जी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स में है, कि उसका राजस्व जो है उसके खर्चे से ज्यादा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज जो है टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स में है जहां तक जीडीपी का सवाल है। तो ये एक अपने आप में जो आम जनमानस को सहूलियत हुई कि स्कूटी से कोई भी बच्ची घर पे कभी भी बाहर जा सकती है, उसको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कुछ छुटपुट जो है घटनाओं को आप छोड़ दें, जो सामाजिक घटनाएं हैं, तो जी। किसी को भी इस प्रकार का भय नहीं है। जहां हर चौराहे पे अलग अलग तरीके के गुंडे मवाली और जो है सौदे खड़े रहते थे, आज ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वो जो सुरक्षा है उसका एहसास दिलाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ बार बार कर रहे हैं, और जी। ये करके वो कहीं न कहीं ये भी आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपने उनको दोबारा नहीं चुना तो उत्तर प्रदेश में फिर वही जी। 2017 के पहले की जो स्थिति है वो वापस आ सकती है। आपके इस सेंटेंस से मुझे समझ में आ रहा है कि मौसम चुनावी होने वाला है, इसीलिए कुछ बातें याद कराई जानी चाहिए और कुछ चीजें बदली जानी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं चुनावी माहौल की अगर बात शुरू करती हूं तो एक चीज और हमने जो नोटिस की है वो ये की है कि सीएम योगी ने हाल फिलहाल में हिंदू युवा वाहिनी का जिक्र किया है, उनके संघर्षों का जिक्र किया है, पहले महाराजगंज में अब देवरिया में। इसे आप क्या समझाना चाहेंगे कि सीएम योगी जब किसी मंच से हिंदू युवा वाहिनी का नाम लेते हैं, वो उसका हिंदू युवा वाहिनी का संघर्ष बताते हैं, तो उसका क्या मतलब समझा जाए, जनता उसका मैसेज क्या ले, ये मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था, और हिंदू युवा वाहिनी लगातार जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो जो योगी आदित्यनाथ की सोच है, सिर्फ हिंदुत्व नहीं, जो शासन को लेके, जो व्यवस्था को लेके, जब कानून को लेके जो उनकी सोच है, उसी सोच को एक विचारधारा के रूप में लेके हिंदू युवा वाहिनी ने कार्य किया था। और यही वजह है कि मऊ में जब मुख्तार अंसारी का आतंक था और इसी हिंदू युवा वाहिनी को लेकर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने उसका मुकाबला किया, जहां उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करने की कोशिश की है। तो ऐसे में वो साफ, और दूसरी प्रमुख बात, हिंदू युवा वाहिनी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो स्थानीय स्तर पे गांवों में, ब्लॉकों में, कस्बों में, शहरों में जो एक आप कहें कि वंचित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, जो हिंदुत्व के एजेंडा से दूर था, उसको एक सबअल्टर्न हिंदुत्व के जरिए उसको जोड़ने का काम किया। और यही वजह रही कि राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिंदू युवा वाहिनी की रही, कि सभी जातियों के लोग जो है वो अपने घरों से निकले, और तमाम जो यातायात के साधन बंद हो जाने के बाद भी पैदल चल के वो लोग अयोध्या जी पहुंचे। तो एक उस हिंदुत्व को वापस जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका लेकिन प्रोफेसर साहब क्या मतलब निकाला जाए वो मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने कई बार चर्चा की है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के कुछ नेता सीएम योगी को जो है शायद पसंद नहीं करते होंगे, या गुटबाजी कह लें, या फिर ये कह लें कि जनता के बीच में एक जो मैसेज जाता है कि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व की और राज्य इकाई की आपस में बनती नहीं है, सरकार से बनती नहीं, इस तरह के जो मैसेज जाते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जब सीएम योगी हिंदू युवा वाहिनी का जिक्र करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक भरोसे की बात करते हैं कि भाई कोई साथ नहीं देगा तो ये तो साथ है ही है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको आज जो है उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे राष्ट्र की बात करें, योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व के सबसे महत्वपूर्ण पोस्टर बॉय के रूप में उभरे हैं। और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी संगठन का नाम लेके और जो ये मतभेद हैं इसके जरिए कोई संदेश वो देना चाहते हैं, जैसा तमाम लोग ऐसा सोचते हैं। वो बस
अपने पीछे दिनों की, बीते हुए दिनों की याद करते हैं कि जैसे आपको कोई भी समस्या होती थी तो उस समय जब मैं संघर्ष कर रहा था, जब मैं लड़ रहा था इन ताकतों से, तब हिंदू युवा वाहिनी एक संगठन के रूप में हमारे साथ थी, हमारे पीछे थी। और तमाम ये जो अटकलें लगाई जाती हैं कि जो हिंदू युवा वाहिनी का नाम योगी आदित्यनाथ ने लिया, उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं कोई मतभेद है या जरूर कोई बात है, इस वजह से वो वापस जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है विरुद्ध कोई कदम, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। आपने मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ उसके बाद देखिए देखिए ये जो तो स्पेक्यूलेशंस हैं, अटकलें हैं जिन्हें आप भी जानते हैं कि ऐसी ऐसी निकल कर आती हैं। स्पेक्यूलेशंस हैं, अटकलें हैं, प्रेडिक्शंस हैं, ये तमाम चीजें जब चुनाव आने वाले होते हैं तो होती ही हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे और जरूर हम जाना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, सीएम योगी भी जो है बिल्कुल क्लियर कट अपनी जनता को मैसेज दे रहे हैं कि भाई अगली बार हमको ही चुनना। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें क्या चल रही है, बीजेपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर जरूर प्रोफेसर साहब आना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी हम अपनी इस खास पेशकश को जारी रखेंगे और बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्यों इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नाराजगी चल रही है, क्यों अखिलेश यादव 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सक्रिय होने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से सीएम योगी ने माफियाओं को दो टूक कह दिया है, खरी खरी सुना दी है कि तुम्हारी माफियागिरी नहीं चलेगी। साथ ही साथ विपक्ष पर भी हमलावर है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर साहब के साथ। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने बात करी अभी की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि अगर हम आज के सीएम योगी के संबोधन को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष को हमेशा राम मंदिर से तकलीफ रही है, और साथ ही साथ अब विपक्ष की हम जब बात कर रहे हैं तो विपक्ष इस वक्त बिखरा हुआ लग रहा है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता मायावती जी से मिलने जाते हैं, बहन जी से मिलने जाते हैं, लेकिन वो उनसे मिलती नहीं है। इस बात को लेकर के थोड़े असहज हुए हैं अखिलेश यादव कि भाई हमारे पीडीए पर सेंध लगाने कांग्रेस चल पड़ी है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि 403 सीटों पर हमारे तमाम कार्यकर्ता सक्रिय हैं, ये गठबंधन क्या चुनाव तक पहुंच पाएगा? देखिए, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक धीरे धीरे बिखरता जा रहा है, और आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी सब एक दूसरे से लड़े, और उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रूप से साफ होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में ये कहना कि ये गठबंधन होगा, क्या कांग्रेस अगर मायावती तैयार हो जाती हैं तो बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी, ये इस जो आपने चर्चा की कि जिस प्रकार से जो एक कांग्रेस के कुछ नेता मायावती से मिलने गए थे, खासकर दलित नेता, तो ये अपने आप में विचार का प्रश्न है, और निश्चित रूप से इससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चिंतित होगी। लेकिन ये गठबंधन क्या रूप लेता है, कांग्रेस जो है सीट शेयरिंग के लिए किस स्तर पे तैयार होती है, क्या कांग्रेस एक बड़े जूनियर पार्टनर के रूप में अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ बने रहना चाहती है, ऐसा तब जब तमाम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, ये मानते हैं कि जो नॉन जाटो दलित या नॉन यादव ओबीसी पीडीए के फ्लैंक में, पीडीए के नैरेटिव में जो इस गठबंधन के पक्ष में गए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की थी और राहुल गांधी की थी, क्योंकि ये तबका ऐसा है जो डोमिनेंट कास्ट है यादव या जाटो दलित में, उसमें विश्वास नहीं रखता है। क्योंकि जमीनी स्तर पे, जो अगर ग्रामीण स्तर पे देखें, गांव में देखें, कस्बों में देखें, तो ये संघर्ष करते हुए आपस में दिखाई देते हैं। ऐसे में, और ये साबित भी हुआ कि जो बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी थी, वो न्यूमेरिकली लग रहा था, अर्थमेटिकली लग रहा था कि वो उनका बेहतर 2019 में लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस होगा, लेकिन वो केमिस्ट्री में तब्दील नहीं हो पाया। और उसकी वजह यही थी
कि दलित ये विश्वास नहीं कर पाया कि वो एक डोमिनेंट कास्ट जो यादव है उसके नेतृत्व में वो सुरक्षित महसूस करेगा, और उसने वोट नहीं दिया। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होने वाली जी। ये एक आखिरी सवाल थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपसे, क्या बिखरते विपक्ष का फायदा बीजेपी उठा पाएगी? निश्चित रूप से, देखिए निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये मजबूती से संदेश दिया कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व एक साथ हैं, और अगर ये संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही कि आपस में कोई मतभेद नहीं, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव आसान होगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो शासन व्यवस्था संचालित की गई है, जिस प्रकार से जो तमाम योजनाएं हैं उनका जो है बिना किसी भेदभाव के लोगों को लाभ दिया गया, जिस प्रकार से व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, तो मैं मानता हूं इस पे बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक आधार बनाता है जिसपे आप हिंदुत्व का कार्ड या जो आपके सामाजिक न्याय की राजनीति, आपको माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति, आप उसको कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बहुत ही सक्सेसफुली किया है 2014, 2019, 2022 में। तो मुझे लगता है कि वापस उसी प्लेबुक पे जाना पड़ेगा, उसी ड्राइंग चार्ट पे जाना पड़ेगा जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले शुरुआत की। जी जी जी। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपनी उस जीत को, अपनी उस शुरुआत को याद करना होगा जिसके दम पर प्रदेश में, केंद्र में सरकार बनी थी। फिलहाल प्रोफेसर साहब बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमने जाना प्रोफेसर साहब से कि क्या सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, चुनावी गणित बन रहा है, लेकिन अब जाते जाते आपको हम सुनवा जाते हैं कि सीएम योगी ने देवरिया में क्या कुछ कहा है, विपक्ष के लिए भी और माफियाओं के लिए भी। आप भी सुनिए। यही देवरिया है जब सपा के समय में लार में दुर्गा पूजा के जुलूस पर लाठी चार्ज करके उसको बाधित कर दिया जाता था। यही तो जिला है, और मुझे आना पड़ा था तब आंदोलन करने के लिए। ये वही जिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन में जब लाठियां चलती थी राम भक्तों पर, यानी राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था। लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए, भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा।